आज हम लोग आपकी कक्षा 11 में पाठ है नागमती वियोग वर्णन और इसके रचयिता हैं मलिक मोहम्मद जायसी। आज हम लोग इसके पहले पद्यांश का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य लिखना सीखेंगे। लेकिन इन सब चीज़ों को सीखने से पहले, चूँकि ये पहला ही पद्यांश है, तो कुछ ज़रूरी बातों को हम लोग जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसकी व्याख्या को सीखते हैं। ठीक है, तो देखिए, यदि नागमती वियोग वर्णन की बात की जाए तो ये एक 12 मासा काव्य है। देखिए, 12 मासा काव्य का मतलब ये है कि जब आप अपनी किताब खोलेंगे और 3 पद्यांश छोड़ करके जब आप चौथे पद्यांश पर जाएंगे तो जो हिंदी के 12 महीने होते हैं, आषाढ़, सावन, भादो, क्वार, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन, तो ये जो 12 महीने होते हैं, तो चौथा जो पद्यांश है वो आषाढ़ से शुरू होगा और जितने भी 12 महीने हैं वहाँ तक जाएगा। यानी कि 12 महीने में जो रानी नागमती हैं किस तरह से अपनी प्रियतम के विरह में दुखी हैं, इन सब चीज़ों का वर्णन किया गया है। देखिए, ये जो नागमती वियोग वर्णन है ये एक कहानी पर आधारित रचना है। उस कहानी को थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं तो इस व्याख्या को समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। देखिए, कहानी कुछ ऐसी है कि चित्तौड़ में एक राजा हैं, उनका नाम है रत्नसेन, और रत्नसेन की जो रानी है, जो उनकी पत्नी है, उनका नाम है नागमती। ठीक है, और दूसरी तरफ सिंघल द्वीप में एक राजा हैं, उनका नाम है गंधर्वसेन। गंधर्वसेन की एक पुत्री है, उसका नाम है पद्मावती। पद्मावती बहुत ही सुंदर है और जो राजा गंधर्वसेन है वो एक तोता पाल रखे हैं और उस तोते का नाम है हीरामन। ठीक है, और वो जो तोता है वो हमेशा रानी पद्मावती, जो राजकुमारी पद्मावती हैं, उन्हीं के साथ रहता है और जो पद्मावती हैं वो उसी तोते से बात करती रहती हैं। क्योंकि रानी पद्मावती बहुत ही सुंदर हैं तो उनके योग्य वर नहीं मिल रहा है। ऐसे में जो तोता है वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर सुयोग्य वर ढूंढूंगा। ये बात जब गंधर्वसेन सुनते हैं तो उनको थोड़ा सा गुस्सा आता है और वो तोते को मारने का आदेश देते हैं, लेकिन जो पद्मावती है वो तोते को बचा लेती है। लेकिन एक दिन ऐसा भी होता है जब पद्मावती बाहर निकलती हैं नहाने के लिए, स्नान करने के लिए, और तोता भी उनके साथ निकलता है, लेकिन तोता उन्हें छोड़ करके उड़ता हुआ जंगल में चला जाता है और जंगल में एक बहेलिया, एक शिकारी उस तोते को पकड़ लेता है और उसको ले जा कर के जो है जहाँ चित्तौड़ है उसके एक बाज़ार में बेच देता है और उस तोते को एक ब्राह्मण खरीदता है। तोता बहुत ही सुंदर था, तोता बोलने वाला था, तो वो जो ब्राह्मण है उस तोते को खरीद लेता है और चित्तौड़ के जो राजा रत्नसेन हैं उनको बेच देता है। राजा रत्नसेन उस तोते को खरीद लेते हैं। अब वो जो तोता था वो रत्नसेन की पत्नी जो नागमती हैं उनके साथ रहने लगा। एक दिन क्या होता है कि जो रानी नागमती हैं, रत्नसेन की पत्नी हैं, वो श्रृंगार करती हैं और श्रृंगार करके तोते के पास आती हैं, जो हीरामन तोता है उसके पास आती हैं और उससे पूछती हैं, क्या इस संसार में मुझसे सुंदर कोई स्त्री है, दूसरी स्त्री है? तो वो तोता कहता है, हाँ, तुमसे भी सुंदर जो है वो पद्मावती हैं। जब ये बात रानी सुनती हैं तो उनको क्रोध आता है और भय भी होता है। क्रोध आता है क्योंकि वो कहती हैं कि तुमसे सुंदर रानी पद्मावती है, तुम तो उसकी धूल के बराबर भी नहीं हो, तुम में और पद्मावती में दिन रात का अंतर है। तो जब ये सुनती हैं नागमती तो वो डर भी जाती हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो तोता हीरामन है वो रत्नसेन के सामने भी पद्मावती की तारीफ़ कर दे और वो मुझे छोड़ करके चले जाएं। और होता भी कुछ ऐसा ही है। तो जब ये बात तोता कहता है तो नागमती जो है वो क्रोधित होती हैं और अपनी धाय को कहती हैं कि इस तोते को ले जाओ और मार डालो। धाय उसको ले जाती है लेकिन मारती नहीं है, छिपा देती है। जब राजा रत्नसेन जो बाहर गए हुए थे, जब वो लौट करके आते हैं तो पूछते हैं कि तोता कहाँ है? तो
जब सबसे पूछते हैं तो फिर धाय जो है वो डर से वो तोता वापस कर देती है। और जब तोता वापस कर देती है तो तोता सारी बात बताता है राजा रत्नसेन को, और ये भी बता देता है कि जो पद्मावती हैं वो तुम्हारी जो नागमती हैं उनसे भी ज़्यादा सुंदर है। जब ये बात रत्नसेन सुनते हैं तो वो नागमती को छोड़ करके योगी का वेश धारण करते हैं और पद्मावती के लिए सिंघल द्वीप की तरफ निकल जाते हैं। जब रत्नसेन सिंघल द्वीप की तरफ निकल जाते हैं तो बहुत दिनों तक वापस नहीं आते हैं। जब वो वापस नहीं आते हैं तो जो रानी नागमती हैं वो उनका इंतज़ार करती हैं और चित्तौड़ के रास्ते को देखती रहती हैं कि कभी तो मेरे प्रियतम लौट करके आएंगे। ठीक है, यही इसमें इस पद्यांश में दिया गया है। तो देखिए, मेरी आदत है कि मैं सबसे पहले किसी भी पद्यांश में जितने भी शब्द आते हैं उनके सरल अर्थ बताता हूँ, उसके बाद ही मैं व्याख्या करता हूँ। तो चलिए, पहले हम लोग इसमें जितने भी शब्द आए हैं यदि इनमें से कोई कठिन है तो पहले उसका सरल अर्थ देख लेते हैं, फिर उसके बाद ही इसकी व्याख्या को सीखेंगे। नागमती रानी का नाम है तो कोई दिक्कत नहीं है। चित्तौर, देखिए चित्तौर माने चित्तौड़, राजस्थान में जगह है चित्तौड़ जहाँ के कि राजा रत्नसेन थे, तो चित्तौर माने चित्तौड़। पथ, पथ माने रास्ता, पथ माने रास्ता। हेरा, हेरा माने देखना, हेरा माने देखना। अब हम अपने वाक्य के अनुसार बदल लेंगे कि देख रही थी, हेरा देख रही थी। पीयू, पीयू यानी प्रियतम, रत्नसेन के लिए आया है कि पीयू। जो गए, सरल है कोई दिक्कत नहीं है। पुनि माने फिर, पुनि माने फिर। कीन्ह न फेरा, देखिए कीन्ह न फेरा मतलब वापस नहीं आए, फेरा माने वापस होता है, तो कीन्ह न फेरा मतलब फिर वापस नहीं आए। नागर, नागर माने चतुर, नागर माने चतुर। काहु माने किसी, काहु माने किसी। स्त्री, नारी मतलब स्त्री, नारी माने स्त्री। बस परा, देखिए बस परा मतलब बस में पड़ गए हैं यानी बस में हो गए हैं, बस में हो गए हैं, किसी स्त्री के बस में हो गए हैं। तेई, तेई माने उसी ने, स्त्री के लिए आया है, जो पीछे स्त्री की बात हो रही है। तेई मतलब उसी ने। मोर मतलब मेरे, नागमती कह रहे मेरे। प्यू मतलब प्रियतम को, प्यू मतलब प्रियतम को। मोसव मतलब मुझसे, मोसव माने मुझसे। हरा, हरा माने छीन लिया है, हरण कर लिया है, छीन लिया है। सुआ, सुआ माने तोता, जो हीरामन तोता है, तो सुआ माने हीरामन तोता। काल सरल है, काल माने मृत्यु होता है तो हम काल बोल के ही व्याख्या कर लेंगे। होय मतलब हो गया, होय मतलब हो गया। लेगा मतलब ले गया, लेगा मतलब ले गया। पीयू मतलब मेरे प्रियतम को, मेरे पति को, मेरे प्रियतम को। पीयू, पीयू प्रियतम। नहीं सरल है, नहीं माने नहीं। जात मतलब ले जाता, नहीं जात मतलब नहीं ले जाता। जात मतलब यहाँ दोबारा आ रहा है तो ले जाता, ले जाता, जात माने ले जाता। बरु माने बल्कि, बरु माने बल्कि। जीव, जीव माने प्राण, जीव माने प्राण। भयव, भयव मतलब हो गया, भयव हो गया, या अगर थोड़ा बदलना होगा तो वेश धारण करके ऐसे कुछ हम लोग बदल लेंगे, वैसे भयव माने हो गया। नारायण, नारायण माने विष्णु, नारायण माने विष्णु। बावन करा, देखिए बावन करा मतलब बावन का वेश, देखिए बावन का मतलब बौना, छोटा सा आदमी बनकर बौना। यहाँ पर मैं आगे चलूँ इसके पहले छोटी सी कथा है बता दूँ तो व्याख्या आसान रहेगी। देखिए एक राजा था भारत में, राजा बलि, बहुत ही प्रतापी राजा थे राजा बलि, और उनसे जो अन्य राजा थे वो जलन रखते थे। तो हुआ क्या कि एक दिन विष्णु ने सुना कि राजा बलि बहुत ही दानी है, तो वो एक बौना का, डॉर्फ जो बोलते बौना का वेश धारण करके राजा बलि के पास गए और कहे कि मुझे 3 कदम भूमि दे दीजिए। तो राजा बलि बहुत ही दानी थे, उन्होंने सोचा ये बौना सा आदमी, छोटा सा आदमी है, छोटे छोटे पैर हैं, कितना ज़मीन लेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम ज़मीन ले लो 3 कदम। तब क्या हुआ कि जब उसने कह दिया कि ले लीजिए, तब विष्णु ने विशाल रूप धारण किया, अपने बड़े बड़े पैर कर लिए और इतने बड़े पैर किए कि एक कदम में पूरी पृथ्वी नाप दी, दूसरे कदम में पूरा आकाश नाप दिया, और फिर कहा कि बताओ बलि अब मैं तीसरा कदम कहाँ रखूँ। तो बलि ने कहा कि मेरे सीने पर रख दो। लेट गया और उसके सीने पर उन्होंने पैर रखा और दबा करके उसको पाताल में भेज दिया। तो यहाँ पर जो है विष्णु ने उससे छल किया था, वही बात है, अभी आपको व्याख्या में पता चल जाएगी। राज कर मतलब राज्य करते थे या राज्य कर रहे थे, राज करत राज्य कर रहे थे।
राजा बलि, सरल है, राजा बलि नाम है। छरा मतलब छल करके, छरा मतलब छल करके या धोखा दे करके। कर्ण, देखिए कर्ण एक महाभारत का कैरेक्टर है, एक पात्र है जिसको आप कर्ण के नाम से जानते हैं। कर्ण भी महान दानी था। यहाँ पर थोड़ा सा सुन लीजिए, यहाँ पर ये क्यों आया है। देखिए जो रानी नागमती हैं वो विभिन्न दृष्टांतों के द्वारा, विभिन्न पौराणिक कथाओं के द्वारा बता रही हैं कि जो हीरामन तोता है उसने मुझसे किस तरह से छल किया। तो पहले तो उन्होंने कहा कि विष्णु जो है 52 रूप में जैसे छले थे वैसे छला। अब दूसरा कह रहे कि जैसे कर्ण, देखिए कर्ण जो है वो कुंती का पुत्र था और सूर्य का पुत्र था, और सूर्य ने कर्ण की रक्षा के लिए उसको जो है कवच और कुंडल दिए थे। जब तक कवच कुंडल रहता उसको कोई मार नहीं सकता था। लेकिन जो इंद्र है उसने छल किया और ब्राह्मण का रूप पकड़ करके वो कर्ण के पास गया। चूँकि कर्ण भी महान दानी था तो उसने उससे उसका कवच कुंडल ले लिया छल करके, और फिर वो कर्ण अर्जुन के हाथों मारा गया। तो यहाँ पर इसीलिए कर्ण यानी कर्ण का नाम आया। ठीक है, पास तो सरल है, पास नज़दीक। लीन्ह्यो मतलब ले लिया, लीन्ह्यो मतलब ले लिया। कै छंदू को पढ़ दीजिए, छल करके छंदू, कै छंदू छंदू कै, छल करके धोखा दे करके। विप्र रूप मतलब ब्राह्मण का रूप, विप्र माने ब्राह्मण, रूप तो सरल है, विप्र रूप मतलब ब्राह्मण का रूप। धैर्य मतलब धारण करके या पकड़ करके, धैर्य माने धारण करके या पकड़ करके। झिलमिल, झिलमिल माने कवच कुंडल, जो मैंने भी बताया। राजा कवच कुंडल पहनते थे। कवच कुंडल का मतलब है बुलेट प्रूफ जैकेट जिसको अब आप कहते हैं, तो कवच कुंडल। ठीक है। इंदु माने इंद्र, इंदु माने इंद्र। मानत भोग, देखिए मानत भोग माने भोग विलास में डूबे हुए, मानत भोग माने भोग विलास में डूबे हुए। गोपी चंद, देखिए गोपी चंद भी एक राजा हैं, इनकी भी थोड़ी सी कहानी सुन लीजिए। देखिए गोपी चंद एक राजा थे जो हमेशा भोगी यानी भोग विलास में लिप्त रहते थे और अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहते थे। लेकिन एक जालंधर नाम का जोगी आता है और जो राजा गोपी चंद हैं उनको जोगी बना करके अपने साथ लेकर के चला जाता है। और जो गोपी चंद की पत्नी है वो फिर विरहणी के रूप में अपना जीवन बिताती हैं, दुख में अपना जीवन बिताती हैं। तो यहाँ पर वही कहा जा रहा है, ले मतलब लेकर चला गया, ले मतलब लेकर चला गया। ठीक, ले माने लेकर, अपसवा माने चल, लेकर चला गया, दोनों को साथ ले लीजिए। ले अपसवा मतलब लेकर के चला गया, लेकर के चला गया। जालंधर नाम है जोगी का यानी योगी का, जोगी का नाम है। ठीक है। लय मतलब लेकर, लय मतलब लेकर। कान्हन मतलब कृष्ण को, कान्हा जो कान्हन मतलब कृष्ण को। भा मतलब हो गए, भा मतलब हो गए। भा को आलोपी के साथ जोड़ेंगे तब वाक्य बन जाएगा। आलोपी का मतलब अदृश्य, तो आलोपी मतलब भा मतलब अदृश्य हो गए, तो आलोपी माने अदृश्य, पहले इसी को देख लीजिए। आलोपी माने अदृश्य। अक्रूर, देखिए अक्रूर माने अक्रूर। अक्रूर कौन है जरा सा सुनिए। देखिए जरासंध के राज्य में रहते थे और जरासंध ने इनको कृष्ण को लाने के लिए भेजा था। तो जो अक्रूर हैं वो कृष्ण को जो है ले करके आए थे, यहाँ पर मथुरा ले करके आए थे। और जब अक्रूर कृष्ण को लेके आया तो फिर कृष्ण कभी दिखाई नहीं दिए, आलोप हो गए। तो आलोपी माने अदृश्य। कठिन सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। बिछोह मतलब वियोग। जियहि मतलब जी रही होंगी, जियहि मतलब जी रही होंगी। किमि माने किस तरह से, किस प्रकार से, किमि माने किस तरह से या किस प्रकार से। गोपी यानी जो गोपियां हैं, तो गोपियों के लिए आया कि गोपी किस तरह से जी रही होंगी। सारस, देखिए सारस एक पक्षी होता है और सारस की विशेषता ये होती है कि इनके जोड़ों में से किसी एक को, जो दो होते हैं, जो जोड़ा इनका होता है, अगर एक सारस को कोई मार देगा तो दूसरा अपने आप उसके वियोग में प्राण त्याग देता है। ठीक है, तो सारस एक पक्षी है। जोरी मतलब जोड़ी, जोरी माने जोड़ी। कौन सरल है, कोई दिक्कत नहीं, प्रश्नवाचक शब्द है। हरि, हरि का मतलब हरण कर ले गया या मतलब मार दिया, मार करके हरण कर ले गया यानी ले गया। ठीक है, हरि माने ले गया, मार मतलब मार करके। व्याधा, व्याधा माने बहेलिया, बहेलिया जो पक्षियों का शिकार करते हैं तो उसको बहेलिया बोलते हैं, तो व्याधा माने बहेलिया। लीन मतलब लीन्हा, लीन मतलब लिया। ठीक है, लीन मतलब लिया। झूरी झूरी, देखिए झूरी झूरी का मतलब सूख सूख कर, झूरी झूरी माने सूख सूख कर। पिंजर, पिंजर माने कंकाल,
पिंजर माने कंकाल, यानी जो शरीर है नागमती का वो सूख सूख करके कंकाल रह गया है, कंकाल। बिरह काल मोहिदीन, बिरह काल मोहिदीन मतलब विरह की दशा में पहुंचा दिया है या विरह दे दिया है। कौन दे दिया है वो हम लोग व्याख्या में देखेंगे, ठीक है। तो सभी शब्दों का सरल अर्थ हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोगों को इसकी व्याख्या सीखनी है, लेकिन इसकी व्याख्या को सीखने से पहले हम लोग चलिए थोड़ा सा इसका संदर्भ और प्रसंग भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी व्याख्या को सीखते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका संदर्भ देख लेते हैं। तो आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित नागमती वियोग वर्णन शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता मलिक मुहम्मद जायसी जी हैं। यह पद्यांश उनके प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ पद्मावत में संग्रहित है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इसका प्रसंग लिख लेते हैं। तो आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में कवि जायसी जी ने रानी नागमती की विरह दशा का वर्णन किया है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इसकी व्याख्या को सीखते हैं। तो कवि जायसी जी कहते हैं, नागमती चितौर पथ हेरा, पीऊ जो गए पुनि कीन्ह न फेरा, नागर काहु नारी बस परा, तेई मोर पीऊ मोसों हरा, सुआ काल होई लेगा पीऊ, पीऊ नहीं जात जात बर जीव। तो एक बार में हम लोग इस 3 लाइन की व्याख्या को सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके पहले थोड़ा सा भाव के अनुसार आपको अपनी तरफ से जोड़ करके लिखना पड़ेगा। आपको अपनी तरफ से क्या जोड़ करके लिखना पड़ेगा, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवि जायसी जी नागमती की विरह दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि राजा रत्नसेन के चित्तौड़ छोड़कर चले जाने के बाद उनके लौट आने के इंतज़ार में, अब लाइन पर आ जाइए, उनके लौट आने के इंतज़ार में रानी नागमती, नागमती रानी नागमती, उनके लौट आने के इंतज़ार में रानी नागमती चित्तौड़ के, चित्तौड़ के, रानी नागमती चित्तौड़ के रास्तों को, पथ रास्तों को, रानी नागमती चित्तौड़ के रास्तों को देख रही थीं, हेरा देख रही थीं और सोच रही थीं कि मेरे। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए 2 वाक्यों को आपस में जोड़ने के लिए बहुत सारी बातें मैं व्याख्या में अपनी तरफ से बोलूँगा। तो जब मैं बोलता रहूँ और मेरी कलम न चले तो आप समझ लीजिए कि वो बातें मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ, और आपको भी वो बातें अपनी तरफ से जोड़नी पड़ेंगी, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लीजिए। रानी नागमती चित्तौड़ के रास्तों को देख रही थीं और सोच रही थी कि मेरे प्रियतम, पीऊ प्रियतम, कि मेरे प्रियतम जो एक बार गए तो फिर, पुनि माने फिर, तो फिर वापस, फेरा माने वापस, तो फिर वापस नहीं आए। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वह किसी, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वह किसी, काहु माने किसी, जैसे वह किसी चतुर, नागर माने चतुर, जैसे वह किसी चतुर स्त्री, नारी स्त्री, जैसे वह किसी चतुर स्त्री के बस में हो गए हैं, बस परा, बस में हो गए हैं। और उसी ने, देखिए तेज माने उसी होता है तो हम लोग कहेंगे और उसी ने, और उसी ने मेरे, मोर मेरे, और उसी ने मेरे प्रियतम को, पीऊ प्रियतम को, और उसी ने मेरे प्रियतम को मुझसे, मौसम मुझसे छीन लिया है, हरा छीन लिया है।
ये तोता, देखिए सुआ माने तोता होता है, तो हम लोग तोते का नाम भी ले लेंगे। ये तोता हीरामन काल बनकर, काल होई काल बनकर, ये तोता हीरामन काल बनकर मेरे प्रियतम को पीयूँ, मेरे प्रियतम को ले गया, ले गया, ले गया। ये तोता हीरामन काल बनकर मेरे प्रियतम को ले गया। अच्छा होता कि वह, अच्छा होता कि वह मेरे प्रियतम को पीयूँ, प्रियतम अच्छा होता कि वह मेरे प्रियतम को नहीं ले जाता, नहीं जात नहीं ले जाता। अच्छा होता कि वह मेरे प्रियतम को नहीं ले जाता, बल्कि, बर माने बल्कि, बल्कि मेरे प्राण, जीव माने प्राण, बल्कि मेरे प्राण ले जाता। अच्छा होता कि वह मेरे प्रियतम को नहीं ले जाता, बल्कि मेरे प्राण ले जाता। और 3 लाइन की व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए एक बार फिर से इन 3 लाइन की व्याख्या देखते हैं। यदि कहीं नहीं समझ में आया होगा तो समझ में आ जाएगा। अब की बार मैं थोड़ा सा बिना रुके हुए तेज़ी से बोलूँगा, ठीक है? तो आप ध्यान से सुनिए। देखिए, सबसे पहले मैंने कहा कि आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे, और डैश डाल करके पहले थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ के लिखना पड़ेगा। आपको अपनी तरफ से क्या जोड़ के लिखना पड़ेगा, एक बार फिर से सुन लीजिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवि जायसी जी नागमती की विरह दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि राजा रत्नसेन के चित्तौड़ छोड़कर चले जाने के बाद उनके लौट आने के इंतज़ार में, अब लाइन पर आ जाइए। उनके लौट आने के इंतज़ार में रानी नागमती चित्तौड़ के रास्तों को देख रही थीं और सोच रही थीं कि मेरे प्रियतम जो एक बार गए तो फिर वापस नहीं आए। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वह किसी चतुर स्त्री के बस में हो गए हैं और उसी ने मेरे प्रियतम को मुझसे छीन लिया है। यह तोता हीरामन काल बनकर मेरे प्रियतम को ले गया। अच्छा होता कि वह मेरे प्रियतम को नहीं ले जाता, बल्कि मेरे प्राण ले जाता। और आपके 3 लाइन की व्याख्या पूरी हो जाएगी। आगे कवि कहते हैं, भयउ नारायण बामन करा, राज करत राजा बलिछरा, करण पास लीन्हव कै छंदु, विप्र रूप धरि झिलमिल इंदु, मानत भोग गोपीचंद भोगी, ले अपसवा जलंधर जोगी, लय कान्हनि भा अकरूर अलोपी, कठिन बिछोह जियह किम गोपी। तो चलिए इन 4 लाइन को एक साथ देखते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए, इन 3 लाइन की व्याख्या करने के बाद आपको थोड़ा सा अपनी तरफ से जोड़ना है, थोड़ा ज़्यादा जोड़ना है, इसलिए ध्यान से सुनिए। तो इन 3 लाइन की व्याख्या के बाद आप लिखेंगे, रानी नागमती कहती हैं कि हीरामन तोते ने मेरे साथ उसी तरह से छल किया जिस तरह से, अब लाइन पर आ जाइए, जिस तरह से विष्णु ने, नारायण विष्णु ने बामन का रूप, बामन करा, बामन का रूप धारण करके, भयो मतलब होकर यानी धारण करके, जिस प्रकार से विष्णु ने बामन का रूप धारण करके राज्य करते हुए, राज्य करते हुए राजा बलि को छल से, छरा मतलब छल से, राजा बलि को छल से पाताल में भेज दिया था, पाताल में भेज दिया था। जिस प्रकार से, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, इन सब की शुरुआत जिस प्रकार से करेंगे तो वाक्य बन जाएगा आराम से। फिर से सुन लीजिए। तो रानी नागमती कहती हैं कि हीरामन तोते ने मेरे साथ उसी तरह से छल किया जिस तरह से, लाइन पर आ जाइए, जिस तरह से विष्णु ने बामन का रूप धारण करके राज्य करते हुए राजा बलि को
छल से पाताल में भेज दिया था। जिस प्रकार से इंद्र, यहाँ से शुरू करिए, जिस प्रकार से इंद्र ब्राह्मण का, विप्र ब्राह्मण का, जिस प्रकार से इंद्र ब्राह्मण का रूप धारण करके, धरि धारण करके, जिस प्रकार से इंद्र ब्राह्मण का रूप धारण करके छल करके, कै छंदु, छल करके कर्ण के पास से, कर्ण पास, कर्ण के पास से उसका कवच और कुंडल, झिलमिल माने कवच कुंडल, उसका कवच कुंडल लेकर चला गया था। ठीक है, लेन्हें लेकर चला गया था। जिस प्रकार, फिर जोड़िए, जिस प्रकार भोग विलास में डूबे हुए, मानत भोग यानी भोग विलास में डूबे हुए भोगी राजा गोपी चंद को, जिस प्रकार से भोग विलास में डूबे हुए राजा गोपी चंद को जालंधर जोगी, जालंधर नाम है, जालंधर जोगी लेकर चला गया था। ले अपस्वा, अपस्वा माने चला गया था, लेकर चला गया था। फिर जोड़िए, जिस प्रकार से अक्रूर, जिस प्रकार से अक्रूर कृष्ण को ले करके अदृश्य, आलोपी माने अदृश्य हो गया था, भा माने हो गया था। जिस प्रकार से अक्रूर कृष्ण को ले करके अदृश्य, आलोपी अदृश्य हो गया था, और उनके यानी कृष्ण के, और उनके कठिन वियोग में गोपियाँ किस प्रकार से, किम माने किस प्रकार से, और उनके कठिन वियोग में गोपियाँ किस प्रकार से जी रही थीं, उसी प्रकार से मैं अपने प्रियतम के विरह में जी रही हूँ। पूर्ण विराम लगाएंगे और 4 लाइन की व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए, इस 4 लाइन की व्याख्या मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ। बहुत ही सरल, बस आप ध्यान से सुनिए। तो देखिए, मैंने कहा कि 3 लाइन के बाद थोड़ा सा जोड़ना है। क्या जोड़ना है, फिर सुनिए। रानी नागमती कहती हैं कि हीरामन तोते ने मेरे साथ उसी तरह से छल किया जिस तरह से, अब लाइन पर आ जाइए, जिस तरह से विष्णु ने वामन का रूप धारण करके राज्य करते हुए राजा बलि को छल से पाताल भेज दिया था। जिस प्रकार से इंद्र ने ब्राह्मण का रूप धारण करके छल करके कर्ण के पास से उसका कवच और कुंडल लेकर चला गया था। जिस प्रकार से भोग विलास में डूबे हुए भोगी राजा गोपी चंद को जालंधर जोगी ले करके चला गया था। जिस प्रकार से अक्रूर कृष्ण को ले करके अदृश्य हो गया था, और उनके कठिन वियोग में, बिछो माने वियोग, और उनके कठिन वियोग में गोपियाँ किस प्रकार से जी रही थीं, उसी प्रकार से मैं भी अपने प्रियतम के विरह में जी रही हूँ। पूर्ण विराम लगा देंगे और इस 4 लाइन की व्याख्या भी पूरी हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे रानी नागमती विलाप करती हुई, रोती हुई कहती हैं कि सारस जोरी कौन हरि मार व्याधा लीन, झुरी झुरी पिंजर हाँ भई बिरह काल मुहिदीन। आगे रानी नागमती विलाप करती हुई कहती हैं कि सारस की जोड़ी में से, सारस जोड़ी, सारस की जोड़ी में से न जाने कौन बहेलिया, व्याधा, व्याधा माने बहेलिया, न जाने कौन बहेलिया एक को मारकर छीन लिया, हरिलीन्हा छीन लिया। जिस प्रकार सारस के जोड़े से एक के मर जाने पर दूसरा उसके वियोग में अपने प्राण त्याग देता है, उसी तरह से इस विरह रूपी काल ने, विरह काल, उसी तरह से इस विरह रूपी काल ने मेरी दशा कर दी है। मैं भी अपने प्रियतम के वियोग में, मैं भी अपने प्रियतम के वियोग में सूख कर, झुर झुर सूख कर, मैं भी अपने प्रियतम के वियोग में सूख कर कंकाल हो गई हूँ, भई हो गई हूँ, पिंजर कंकाल, कंकाल हो गई हूँ। ठीक है, और इसकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए एक बार फिर से दोनों की व्याख्या सीखते हैं। तो देखिए, मैंने कहा कि पहले थोड़ा सा जोड़ लीजिए। रानी नागमती विलाप करती हुई कहती हैं कि, अब लाइन पर आ जाइए। विलाप करती हुई कहती हैं कि सारस की जोड़ी में से
न जाने कौन बहेलिया, एक को मारकर छीन लिया। जिस प्रकार से सारस की जोड़ी से एक के मर जाने पर दूसरा उसके वियोग में अपने प्राण त्याग देता है, उसी तरह से इस वियोग रूपी, इस विरह रूपी काल ने मेरी दशा कर दी है। मैं भी अपने प्रियतम के वियोग में सूख कर पिंजर यानी कंकाल, मैं भी अपने प्रियतम के वियोग में सूख कर कंकाल हो गई हूँ। पूर्ण विराम लगा देंगे, आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए थोड़ा सा इसका काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। यदि हम लोग इसमें रस की बात करें तो इसमें वियोग श्रृंगार है। यदि छंद देखा जाए तो ये चौपाई और दोहा छंद है। देखिए, जो काले से आपने देखा वो चौपाई थी और जो नीले से 2 लाइन थी वो दोहा थी। अलंकार इसमें दृष्टांत, रूपक, उपमा और पुनरुक्ति प्रकाश है। भाषा इसकी अवधि है। शैली इसकी जो गेय है और प्रबंधात्मक है। गुण इसमें प्रसाद है और शब्द शक्ति इसमें लक्षणा और व्यंजना दोनों है।